बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग किलर टून। इस कहानी की शुरुआत में कॉमिक्स बुक्स के एक पब्लिशर को दिखाया जाता है जो रात को ऑफिस में अकेली होती है क्योंकि अब उसका पूरा का पूरा स्टाफ जा चुका है। उसी की एक पार्टनर जिसका नाम की यून है, उसने अपनी स्टोरी उसे भेजी होती है। पब्लिशर जब स्टोरी पढ़ती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। की यून को कॉल करती है और कहती है कि ये कहानी तुम्हें कैसे पता, ये तो मेरी मॉम के मरने की कहानी है। तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऑफिस अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाता है। पब्लिशर बहुत डर जाती है। पब्लिशर के साथ यहाँ पर जो कुछ हो रहा होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ कॉमिक्स के रूप में उसी तरह से चल रहा होता है। तभी पीछे से कोई आकर उसे मार देता है। अगली सुबह यहाँ पर डिटेक्टिव की आता है, उसके साथ उसका साथी भी होता है। ये दोनों जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फोटो है और ये फोटो हूबहू उसी तरह से है जिस तरह से उस पब्लिशर को मारा गया था। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहीं जीयोन को दिखाया जाता है जो रात को अपने घर जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है जो उससे लिफ्ट मांगती है। जीयोन उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। जीयोन उससे उसकी उम्र पूछती है। वो कहती है कि मेरी उम्र 16 साल है। जीयून कहती है कि तुम 10 साल की लगती हो। वो बच्ची कहती है कि 10 साल की तो मैं उस वक्त थी जब मेरी मृत्यु हुई थी। ये सुनकर जीयून डर जाती है। वो अपने लेफ्ट साइड में देखती है तो बच्ची गायब हो जाती है। जीयून अपनी गाड़ी से बाहर उतर जाती है और तभी उसका कोई हाथ खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। इसीलिए जीयून एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो देखती है कि उसके सामने उसी बच्ची की आत्मा है। तभी जीयून की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसका एक सपना था, पर जब वो अपना हाथ देखती है तो उस पर कट का निशान था। जब उसे सड़क पर किसी ने हाथ खींचकर गिरा दिया था, ये निशान उसी वक्त उसके हाथ पर लगा था। अब जीयून अपने डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे अजीब अजीब से विजन्स आते हैं और जब मुझे होश आता है तो मैं कहीं और होती हूँ। डॉक्टर कहती है कि ऐसा पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। वहीं हमें डिटेक्टिव की को दिखाया जाता है। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए डॉक्टर के पास आया होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जिस चाकू से पब्लिशर को मारा गया था उस चाकू पर खुद पब्लिशर की उंगलियों के निशान थे और जिस वक्त उसका कत्ल हुआ था उस वक्त ऑफिस में उसके अलावा कोई भी नहीं था। इसका मतलब उसने खुद अपने आप को मारा है। लेकिन की को उसकी बातों पर विश्वास नहीं आता। इसीलिए ऑफिस में आने के बाद वो उसी कॉमिक्स बुक को पढ़ता है जिस कॉमिक्स बुक की स्टोरी के हिसाब से पब्लिशर को मारा गया था। और जब वो उसका क्लाइमेक्स पढ़ता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जीयून को दिखाया जाता है जिसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो बाहर जाती है तो वहां पर पब्लिशर होती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके लिए जीयून कहानियां लिखा करती थी। लेकिन जीयून को नहीं पता कि पब्लिशर की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसके आने से उसे हैरानी नहीं होती। पर जब वो पलट कर देखती है तो उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ होता है, जो देखकर वो डर जाती है और ठीक उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि वो ये सपना देख रही थी। कुछ देर बाद यहाँ पर की अपने साथी के साथ आता है और जीयून से कहता है कि पब्लिशर की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु ठीक उसी कहानी के कैरेक्टर की तरह हुई है जो कहानी तुमने उसे आखिरी बार भेजी थी। क्या तुमने उस कहानी को किसी और को भी भेजा था? जीयून कहती कि मैंने उस कहानी को किसी को नहीं भेजा। की कहता है कि उसने आखिरी बार तुम्हें कॉल किया था, पर जीयून साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा फोन उस वक्त बंद था। की और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को दिखाया जाता है जो डेड बॉडीज को उठाता है और आज वो डेड बॉडी उठाने के लिए आया होता है और तभी वहां पर रखा हुआ टैबलेट अपने आप ही अनलॉक हो जाता है जिसमें कॉमिक्स होती है। जब वो उस कॉमिक्स को देखता है तो ये उसी की कहानी है। दरअसल आज से 5 साल पहले उसने अपनी पत्नी को मार दिया था। ये कॉमिक्स देखकर वो हैरान हो जाता है। वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता है लेकिन तभी डेड बॉडी उसे पकड़ लेती है और उस जगह डाल देती है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। वहां पर उसकी पत्नी की आत्मा आती है जो अब उसे मारना चाहती है। दूसरी तरफ हमें जीयून को दिखाया जाता है जो इसी कॉमिक्स को देख रही होती है और अब उसे भी शक होता है कि कुछ न कुछ एक बार फिर से गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि वो उस आदमी को बचा पाती उसकी पत्नी की आत्मा उसे मार देती है। ठीक इसी वक्त की भी यहाँ पर पहुंच जाता है और अब की को लगता है कि जीयून ने इस आदमी को मारा है। इसीलिए उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि जो भी तुमने कॉमिक्स में लिखा है हूबहू वैसे लोगों को मारा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि तुम ही कातिल हो। जीयून कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। 1 साल पहले मैंने कहानी लिखी थी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे कभी किसी कहानी का आइडिया नहीं आया।
पर एक दिन मुझे एक मेल आया जिसमें बहुत सारी फोटोज थी और उन्हीं फोटोज के हिसाब से मैं अपनी कहानियां लिखने लगी जो कि लोगों को बहुत पसंद आने लगी। वो मेल मुझे कौन करता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और अब सबको यही लगता है कि जो भी जी उनको मेल करता है वही असली कातिल है। आईपी एड्रेस से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इनके पास एक बच्ची का केस भी आता है जिसका नाम सीओ है जो कुछ सालों पहले गायब हो गई थी और उसकी आखिरी लोकेशन वही घर होता है जहां से जी उनको मेल आया करते थे। अब वो इस केस की और भी इन्वेस्टिगेशन करता और की को पता चलता है कि आज से 5 साल पहले जीउन उसी घर में रहा करती थी। इसीलिए जीउन को वो उस घर में लेकर जाता है और उससे पूछता है क्या तुम सीओ को जानती थी। वो कहती है कि हाँ, जब मैं यहाँ पर रहा करती थी मेरे पास कोई काम नहीं था। एक दिन मैंने सीओ को देखा वो दीवार पर स्केचेस बना रही थी। तभी कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगे जिनसे मैंने उसे बचा लिया। इसके बाद हम दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि सीओ का कोई नहीं था। वो मेरे साथ मेरे घर में रहने लगी। पर एक दिन एक लेडी आई जिसने सीओ के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसकी वजह से उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। उसने जैसे स्केचेस बनाए थे ठीक उसी तरह से उसके बच्चे की मृत्यु हुई। हमारी लैंडलॉर्ड ने कहा कि अगर ये लड़की यहाँ पर रहेगी तो तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। हालांकि मैंने सबको समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और अगले दिन जब मैं घर वापस आई तो हमारे घर को किसी ने जला दिया था। उसके बाद मैंने सियोन को कभी नहीं देखा। अब ये उस घर के अंदर जाते हैं जिसे कभी किसी ने जला दिया था। वहाँ पर एक कंप्यूटर होता है और जब ये कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें उसी तरह के स्केचेस होते हैं जिस तरह के स्केचेस कोई जियोन को मेल किया करता था। की कहता है कि ये काम सियोन का है पर जियोन को नहीं लगता। जियोन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अब ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर इन पर कोई नजर रख रहा होता है। तभी की के साथी का उसे कॉल आता है। साथ ही यहाँ पर जियोन को एक मैसेज आता है जो कि सीओ का होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मेरे पुराने वाले घर पर आ जाओ। ये मैसेज पढ़कर वो पूरी तरह से घबरा जाती है और की गाड़ी लेकर सियोन से मिलने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि की उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। जियोन सीधा सियोन के पुराने घर पर जाती है। जब वो चारों तरफ देख रही होती है तभी उस पर कोई हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहाँ की भी परेशान होता है कि जियोन कहाँ चली गई। वो अपने साथी को कॉल करता है। उसका साथी कहता है कि वो कहाँ जा सकती है, अभी कुछ वक्त पहले वो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में थी। ये बात सुनकर की को उस पर शक हो जाता है क्योंकि की ने उसे नहीं बताया था कि जियोन उसके साथ रेस्टोरेंट में थी। इसीलिए वो उसकी लोकेशन से उसे ट्रेस करना शुरू कर देता है। हमें की के साथी को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी में पीछे जियोन बेहोश होती है, यानी कि उसी ने जियोन को मैसेज करके बुलाया था। अब वो जियोन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर चेयर से बांध देता है। जब जियोन को होश आता है तो वो उससे पूछता है कि सियोन कहाँ है। इसके बाद वो उसे एक स्केच दिखाता है जो छोटी बच्ची का होता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये तुमने और तुम्हारी साथी सियोन ने मिलकर बनाया है। ये स्केच उसी बच्ची का होता है जिस बच्ची की आत्मा जियोन को मिली थी, जिसकी उम्र 10 साल थी, जो 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि की का साथी जिसने जियोन को किडनैप किया है, कई साल पहले जब उसने नया पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था उस वक्त उसकी शादी भी होने वाली थी और एक रात को गलती से एक बच्चे का एक्सीडेंट कर देता है। हालांकि वो उस बच्ची को बचा सकता था लेकिन अगर उसके ऊपर पुलिस केस हो गया तो उसे अपनी पुलिस की जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके बाद उसकी शादी भी नहीं होगी और वो उस बच्ची को नहीं बचाता। और ये वही बच्ची होती है जिसका स्केच प्रेजेंट टाइम में उसके हाथ में है, जिसकी आत्मा से जियोन मिल चुकी है और अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी कहानी भी दुनिया के सामने कॉमिक्स के रूप में आ जाएगी जिससे वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए जियोन और सियोन दोनों को मारना चाहता है। इससे पहले कि वो जियोन को मारता यहाँ की लाइट अपने आप ही चली जाती है और उस बच्ची की आत्मा यहाँ पर आ जाती है जिसका एक्सीडेंट उसने आज से 6 साल पहले किया था। यहाँ पर अब की भी आ जाता है जो देखता है कि जियोन को बांधा हुआ है और तभी वो देखता है कि उसका साथी वहाँ सामने बैठा है जिसके हाथ में गन है। ये अपने साथी से कहता है कि गन नीचे रख दो। उसका साथी कहता है कि मैं ये खुद नहीं कर रहा बल्कि उस बच्ची की आत्मा मुझसे करवा रही है और तभी गोली चल जाती है और उसके साथी की मृत्यु हो जाती है। ये अपने साथी की मृत्यु से बहुत ज्यादा परेशान होता है और जब वो अपने ऑफिस में बैठा होता है तभी उसकी कोलीग वहां पर आती है जो की को वही स्केच देती है जो उसी बच्ची का है जिस बच्ची का एक्सीडेंट की के साथी की गाड़ी से हुआ था। ये जब स्केच को ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि इसी तरह के कैरेक्टर की कॉमिक्स जियोन ने लिखी थी और अब उसे जियोन पर पूरा शक हो जाता है। वहीं जियोन को दिखाया जाता है जिसे एक बार फिर से मेल आता है और जब वो उस मेल को खोलती है तो इस बार कॉमिक्स में चित्रों में उसी की कहानी होती है। इस कहानी में सियोन की कहानी का भी जिक्र होता है।
जब सियोन बहुत छोटी थी तो उसे स्केचेस बनाने का बहुत शौक था। उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी थी और एक दिन उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि उनका ये कहना था कि सियोन उसे उनकी पत्नी की याद दिलाती है। और यहाँ पर हमें सियोन के पिता को दिखाया जाता है जो वही आदमी होता है जिसने अपनी पत्नी को मारा था, जो हॉस्पिटल से डेड बॉडीज को उठाने का काम किया करता था। इस कहानी में सियोन ने यह भी बताया होता है कि जब वो छोटी थी उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद उसे आत्माओं की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसके बाद जो भी आत्माएं उसे कहानियां सुनाती वो उनके स्केचेस बनाती। बचपन से वो स्केचेस बना रही थी, इसीलिए उसके पास बहुत सारे स्केचेस थे। और जब वो जियून से मिली थी तो जियून ने उसके स्केचेस देखे थे, जिसके बाद जियून को आइडिया आया और उसने उसी के स्केचेस की, उसी की पेंटिंग के हिसाब से कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जो कहानियां बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। पर जब सियोन को ये बात पता चली तो उसने उसे कहा कि ये सब उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, तुम्हें इन कहानियों को पब्लिश नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अब जियून के मन में लालच आ चुका है क्योंकि इन्हीं कहानियों के बलबूते पर वो एक फेमस राइटर बन चुकी है, जहाँ पहले उसके पास काम नहीं था। अब हर कोई उससे कहानियां लिखवाना चाहता है। हालांकि उसे सियोन मना करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि अब जियून उसकी बात नहीं मानेगी, इसीलिए घर को आग लगा देती है और जियून से कहती है कि तुम मेरे स्केचेस अब नहीं ले जा सकती। इस बात पर जियून को गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान जियून सियोन को मार देती है, जिसके बाद उसके सारे स्केचेस लेकर इस जगह से निकल जाती है और उसी के स्केचेस, उसी की कहानियों के बलबूते पर आज वो बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है। पर जब उसने सियोन को मारा था तो उसके अंदर जितनी भी शक्तियां थी वो सब की सब जियून के अंदर आ गई थी। इसीलिए वो बार बार इसी जगह पर आती थी जहाँ पर आत्माएं उसे अपनी कहानियां सुनाती थी और वो उन कहानियों के स्केचेस बनाकर खुद अपने आप को मेल कर दिया करती थी। जो आत्माएं उसे कहानियां सुनाया करती थी उसमें एक आत्मा उस पब्लिशर की मॉम की भी थी, जिसकी सबसे पहले मृत्यु हुई थी। दरअसल उसकी मॉम की जब मृत्यु हो रही थी तो उसने अपनी मॉम को नहीं बचाया था, इसीलिए उसकी मॉम की आत्मा ने उसे मार दिया था। दूसरी कहानी थी सियोन के डैड की, जिसने अपनी पत्नी को मार दिया था और सियोन को घर से निकाल दिया था। इसीलिए बाद में उसकी पत्नी की आत्मा उसे मारकर अपना बदला ले लेती है। और तीसरी कहानी उस बच्ची की थी जिसे की के साथी ने गलती से एक्सीडेंट में मार दिया था। हालांकि उस वक्त वो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उस बच्ची की आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए उसे मार दिया था। और अब जियून उसी घर में होती है जहां पर कभी वो सियोन के साथ रहा करती थी, जहां पर आग लग गई थी। यहाँ पर इंस्पेक्टर की भी आ जाता है क्योंकि उसे जियून पर शक है। इससे पहले कि जियून को गिरफ्तार करता, जियून उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। ये कहता है कि तुमने जो मुझे पहले अपनी कहानी सुनाई थी वो झूठी थी, तुमने ही सबको मारा है। जियून कहती कि मैंने किसी को नहीं मारा, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी को मारा था और उन्हीं की आत्माओं ने अपना बदला लेने के लिए उन्हें मार दिया। मैं तो सिर्फ उनकी कहानियां लिखती हूँ और तुम भी दूध के धुले नहीं हो। और इसके बाद दीवार पर अपने आप ही स्केचेस बनने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब अपने साथी को बचाने के लिए उसके पास गया तो उसने उसके हाथ से गन ले ली थी और गलती से की से गोली चल गई, जिससे उसके साथी की मृत्यु हो गई। की ने गन से अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया और गन एक बार फिर से अपने साथी के हाथ में पकड़ा दी ताकि ऐसा लगे कि खुद उसने अपने आप को मारा है। इस पूरी कहानी के स्केचेस अपने आप ही दीवार पर ड्रॉ हो रहे होते हैं, यानी कि अब की बारी है। उसके साथी की आत्मा यहाँ पर आ जाती है और उस पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेती है। जियून अपने पुराने घर से बाहर की तरफ निकल पड़ती है और तभी गोली चलती है जिससे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि के साथी की आत्मा ने अपनी मौत का बदला ले लिया। और सब बदला रह गया तो सियोन की आत्मा का, जिसे जियून ने खुद मारा था। आपको क्या लगता है कि सियोन की आत्मा जियून से अपनी मौत का बदला लेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।